नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुंग वंश के बारे में, फिर शुंग वंश के बाद जो नए राजवंश आए जिन्होंने मगध पर शासन किया उसके बारे में। इससे पिछले का जो हमारा वीडियो है उनमें हमने अब तक एनिसेंट बिहार के हिस्ट्री में ये चीज समझ चुके हैं कि किस तरह से बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उससे पहले मौर्य वंश का उत्थान हुआ और इस दौरान किस तरह से बिहार के इतिहास में परिवर्तन हुआ। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से तीन जो राजवंश मगध पे शासन किया मौर्य के बाद, उनमें से पहला तो शुंग वंश था और शुंग वंश के शासन समाप्त होने के बाद कन्नब वंश शासन के और फिर कुषाण वंश आया। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम शुंग वंश से शुरू करने वाले हैं। शुंग वंश, देखिए जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे वृहद्रथ और इस वृहद्रथ अंतिम शासक, ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे और वृहद्रथ की हत्या कर दिया जाता है उसके सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया जाता है। तो राजनीति की अपनी नियम होती है कि जब मौका मिले सत्ता में आने के लिए तो फिर वहां कोई रिश्ता काम नहीं करता है। जैसे कि आपने हर्यंक वंश के बारे में जब हम पढ़े थे तो वहां देखे थे कि किस तरह से अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बनते हैं और फिर बाद में बिंबिसार के तरह ही अजातशत्रु की भी हत्या होता है उनके बेटा उदयन के द्वारा और फिर वो राजा बन जाते हैं। ठीक वैसे ही कहानी यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग ने दोहराया और पुष्यमित्र शुंग जो वृहद्रथ थे, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए, वो ज्यादा योग्य नहीं थे और जब योग्य नहीं थे तो समय की तलाश था पुष्यमित्र शुंग को, और जैसे ही मौका मिला उन्होंने उनका हत्या किया और मगध पर एक नए राजवंश की शुरुआत किया जिसको कहते हैं शुंग वंश। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि शुंग वंश की जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग इस वंश के संस्थापक थे। और शुंग वंश की स्थापना कब हुआ था? शुंग वंश की स्थापना हुआ था 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण थे और इन्होंने इस तरह से ब्राह्मण वंश की शुरुआत किया। कहां पे? मगध पे। तो पुष्यमित्र शुंग खुद एक ब्राह्मण थे और इनके द्वारा ब्राह्मण राजवंश की शुरुआत किया गया। पुष्यमित्र शुंग पर यह आरोप लगता है कि इन्होंने बड़ी संख्या में बौद्ध और जैन साधुओं की हत्या करवाई अपने शासन के दौरान, क्योंकि इसको ब्राह्मणवादी विचार को बचा करके रखना था। इस वजह से इन पे आरोप लगते हैं। पर कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि चूंकि उस समय क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे जासूस थे जो बौद्ध या जैन मुनियों के साथ उनके वेश में रह करके इनके राज्यों में आते थे और इस वजह से इन्होंने बड़ी संख्या में बौद्ध और जैन साधुओं की हत्या करवाई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने एक उपाधि ग्रहण किया और वो उपाधि क्या था? सेनानी का उपाधि इन्होंने ग्रहण किया। पुष्यमित्र शुंग के समय कई बाहरी आक्रमण हुए, खास करके यवनों का आक्रमण। ये यवन लोग कौन थे? यवन लोग वो लोग थे जो, या तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल एशिया है आज का, वहां के लोग थे या फिर यूरोप के लोग थे। इनका आक्रमण समय समय पे भारत पर होता रहा था, पर पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के दौरान इन्होंने इन आक्रमणों को विफल करने में सफलता पाया। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया। 2 अश्वमेध यज्ञ
और ये दोनों अश्वमेध यज्ञ के जो प्रधान पुरोहित थे वो थे पतंजलि। नहीं? पतंजलि की जो योग सूत्र है वो बहुत प्रसिद्ध किताब है। पतंजलि इनके प्रधान पुरोहित थे, जिन्होंने दोनों के दोनों जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था इनके समय में, उनको इन्होंने क्या किया था कि संचालित किया था। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो एक नया शासक आए वो थे अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो नया व्यक्ति शासन में आए वो कौन थे? वो थे अग्निमित्र। और अग्निमित्र कब शासन में आए थे? तो ये शासन में आए थे 148 ईस्वी पूर्व में। अग्निमित्र के समय ही जो कालिदास है, कालिदास ने अपने एक नाटक लिखा था। हालांकि कालिदास के द्वारा कई प्रसिद्ध नाटक लिखे गए हैं। उन्हीं नाटकों में से एक नाटक था मालविका। अग्निमित्र एक नाटक था मालविका। मालविका अग्निमित्रम। ये जो है मालविका और अग्निमित्र के बीच के प्रेम संबंध पे आधारित यह नाटक है, जो लिखा गया था कालिदास के द्वारा। नहीं तो मालविका अग्निमित्रम में जो अग्निमित्र है, ये अग्निमित्र शुंग वंश के शासक थे, जो 148 ईस्वी में आए थे सत्ता में। इस वंश के अंतिम शासक हुए देवभूति। इस वंश के अंतिम शासक कौन हुए? अंतिम शासक हुए देवभूति। देवभूति। और इस देवभूति की हत्या कर दिया गया किसके द्वारा? इस देवभूति की हत्या कर दिया गया वसुमित्र के द्वारा। वसुमित्र के द्वारा। और फिर जाकर के वसुमित्र ने एक नए राजवंश की शुरुआत किया, और ये नया राजवंश था कन्नब वंश। तो आइए अब हम समझते हैं कन्नब वंश के बारे में। कन्नब वंश की स्थापना किया था वसुमित्र, और वसुमित्र ने क्या किया कि शुंग वंश के जो अंतिम शासक हुए देवभूति, उनके हत्या करके उन्होंने कन्नब वंश का स्थापना किया। कन्नब वंश। तो कन्नब वंश के संस्थापक कौन थे? वसुमित्र। वसुमित्र। और वसुमित्र कन्नब वंश की स्थापना करने के लिए हत्या किया था किसका? तो देवभूति का। और कन्नब वंश भी एक ब्राह्मण वंश थे। ये भी एक ब्राह्मण वंश थे। और इस वंश के अंतिम शासक कौन हुए? इन वंश के अंतिम शासक हुए सुशर्मा। अंतिम शासक हुए सुशर्मा। और इस सुशर्मा का हत्या कर दिया गया किसके द्वारा? तो सिमुक के द्वारा। और सिमुक ने एक नए राजवंश की शुरुआत किया, जिसको कहते हैं सातवाहन। सातवाहन। हालांकि चूंकि हम बिहार को ध्यान में रख करके, बिहार के इतिहास को ध्यान में रख करके प्राचीन भारत के इतिहास को समझ रहे हैं, इस वजह से हम सातवाहन वंश के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सातवाहन अपना सत्ता को सुदृढ़ किया दक्षिण भारत में। उनका बिहार पर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। इस वजह से हम इनको छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो एक नया राजवंश आया जो सबसे खास था, वो था कुषाण वंश। तो आइए अब हम कुषाण वंश के बारे में समझते हैं।
कुषाण वंश। कुषाण वंश, इस कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? इस कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजूल, कर्डफीसेस। कुजूल कर्डफीसेस। देखिए, जब मौर्य वंश का स्थिति मगध पर कमजोर होना शुरू हुआ तो मगध पर कई सारे बाहरी आक्रमण चालू हो गया। उनमें यवनों ने आक्रमण किया, कुषाण थे, हुन का आक्रमण हुआ, यूनानियों का आक्रमण हुआ। पर सबसे आखिरी में जिस बाहरी आक्रमण का सामना करना पड़ा मगध को, वो थे कुषाण। ये जो कुषाण थे, ये कुषाण कहाँ के थे? तो ये चीन के थे। ये चीन की एक जनजाति थे जिसका नाम था यूची जनजाति। ये यूची जनजाति के लोग थे। और कुषाण का जब भारत पे आक्रमण हुआ तो इन्होंने भारत को अपने अधीन किया, भारत में अपना केंद्रीय सत्ता स्थापित किया। और इस वंश के जो सबसे प्रतापी शासक हुए वो थे कनिष्क। तो हम कनिष्क के बारे में समझते हैं। इनके जो प्रमुख शासक थे वो थे कनिष्क। कनिष्क इस वंश के सबसे प्रमुख शासक थे। कनिष्क के द्वारा कई सारे कार्य किया गया। उनमें से एक कार्य कनिष्क ने क्या किया कि अपने राजधानी को परिवर्तित किया। इन्होंने अपना दो राजधानी बनाया। एक तो जो पश्चिम भारत है, चूंकि आज का जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान भी उस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते थे और भारत का हिस्सा था। उन्होंने एक राजधानी पश्चिमी हिस्से में रखा जो आज का पेशावर है। पेशावर में, या जिसको उस समय पुरुषपुर भी कहा जाता था, पुरुषपुर में। और कनिष्क ने अपना दूसरा राजधानी रखा मथुरा में। मथुरा में तो इस समय मगध का जो सत्ता का संचालन होता था, ये सत्ता के संचालन में राजधानी दो होते थे। कभी पाटलिपुत्र, कभी राजगृह कुछ शासक बना लेते थे। कुछ शासक अपनी राजधानी बदल करके वैशाली भी करते थे। पर कनिष्क ने अपने राजधानी को क्या किया कि एक राजधानी पुरुषपुर में रखा और दूसरा मथुरा में रखा। इसके बाद कनिष्क के दरबार में एक बहुत बड़े लेखक थे जिसका नाम था अश्वघोष। और इस अश्वघोष के द्वारा एक किताब लिखा गया था जो गौतम बुद्ध के जीवन पे आधारित था। और ये किताब था बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र, इस बुद्ध चरित्र की रचना किया गया था अश्वघोष के द्वारा। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। इसके साथ साथ कनिष्क के समय में कला का दो रूप का विकास हुआ। अगर हम कला में देखें तो कला के दो स्वरूप का विकास हुआ। एक तो गंधार कला और दूसरा मथुरा कला। गंधार कला का विकास हुआ पश्चिम भारत के पश्चिमी प्रांत में, जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पे। और जो मथुरा कला है, इस मथुरा कला का विकास हुआ मथुरा यानी कि उत्तर भारत में। तो कनिष्क के समय में कला का बहुत ज्यादा विकास हुआ। लेकिन जब कनिष्क के समय में एक और महत्वपूर्ण घटना जो हुआ वो ये कि जो चतुर्थ बौद्ध संगति है, जब हम बौद्ध धर्म को पढ़ रहे थे तो वहां हमने बौद्ध संगति के बारे में बात किया था। पर यहां भी फिर से देख लीजिए, जो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय में ही हुआ था। और ये आयोजन कब हुआ था? तो 72 ईस्वी में। और स्थान की बात करें तो कुंडल वन में। कुंडल वन जो कहां पे आता है? कश्मीर में। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और इसके नेतृत्व किसने किया था? तो वसुमित्र के द्वारा। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया?
वसुमित्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। कनिष्क ने एक नए संवत की भी शुरुआत किया। कब? 78 ईस्वी में, अपने राजा बनने के उपलक्ष्य में। और वो संवत कौन सा थे? शक संवत की शुरुआत किया। और एक चीज और ध्यान में रखिए कि मौर्य के बाद जिस व्यक्ति ने जो प्राचीन रेशम मार्ग थे, सिल्क रूट थे, उस सिल्क रूट पर जिस व्यक्ति ने अपना अधिकार जमाया वो थे कनिष्क। और ये सिल्क रूट फेमस था। क्यों फेमस था? क्योंकि सिल्क रूट के जरिए भारत, चीन के साथ साथ एशिया के अन्य देशों का व्यापार यूरोप के साथ और अफ्रीका के साथ भी होता था। साथ में जो आज का ये पूर्वी एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया, इधर भी व्यापार होता था इसी सिल्क रूट के माध्यम से। तो कनिष्क एक प्रतापी शासक रहे कुषाण वंश के। हालांकि कनिष्क जहां से आए थे वहां पे बौद्ध धर्म को किसी तरह से मान्यता नहीं थी। एक जनजाति समाज के लोग थे, पर इन्होंने भारत में आकर के भारत के धर्म को, भारत की संस्कृति को अपनाया और भारत पर अपना शासन किया। तो ये था इस वीडियो का 3 महत्वपूर्ण टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम गुप्त वंश के बारे में जानेंगे। और फिर गुप्त वंश के बाद जानने के बाद लगभग प्राचीन बिहार के इतिहास समाप्त हो जाएगा। फिर हम मध्यकालीन बिहार के इतिहास की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।